नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन एक सीरीज राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और इतिहास की आपके बीच में कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आज अपन राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और सभ्यताओं की चर्चा करेंगे, जो पुरातात्विक स्थल है और सभ्यताएं हैं। आज अपन उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय महाकाल जी की। और आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। चर्चा करते हैं। आज का जो बिंदु है अपना, वो बिंदु है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। देखिए, सभ्यताएं जो है, ये टॉपिक काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअली मैं बात बता देता हूँ। अपन इसके डायरेक्टली फैक्ट पढ़ने वाले हैं और फैक्टों में अपन चर्चा करेंगे कि सभ्यता किस तरीके से पढ़े, क्या एग्जामिनेशन का इसका दृष्टिकोण होता है। सबसे पहले अपन जो सभ्यता आज अपन देखने वाले हैं, उसका नाम है कालीबंगा। पहले नंबर की सभ्यता है, उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता, आज अपन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कालीबंगा जो सभ्यता है, क्या है, उत्खनन कब हुआ, खोज किसने की, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? तो देखिए, पहला प्रश्न, ये सभ्यता है कहाँ पर। पहला प्रश्न है आपके बीच में कालीबंगा के लिए कि सभ्यता कहाँ है। दूसरा प्रश्न आपके बीच में उभर कर आता है कि ये सभ्यता किस समय की है, किस समय की है। तीसरा प्रश्न आता है कि कौन सी नदी के किनारे हैं। यहाँ अगर आप लाइव पढ़ते हो, नमस्कार, राम राम जी, लाइव अगर आप पढ़ते हो और साथ में उत्तर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। अगला आता है कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी किस व्यक्ति के द्वारा दी गई। सर्वप्रथम जो जानकारी है वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई। अगला मुख्य बिंदु जो आता है इसका, वो आता है कि भाई इसकी खोज या इसको प्रकाश में कौन लेकर आया। खोज के नाम से प्रश्न आ जाए और प्रकाश के नाम से प्रश्न आ जाए, तो खोज या इसको प्रकाश में कौन लेकर आया। और इसके लास्ट एक ऑप्शन आता है कि इसके उत्खननकर्ता कौन है। उत्खननकर्ता कौन है, उन्हें जिन्होंने उत्खनन किया वो व्यक्ति कौन है। ये कुछ प्रश्न हैं जो डायरेक्टली डेटाबेसिस पर आधारित है। तो अपन कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है, कहाँ है? सबसे पहले अगर कहाँ है तो आप कहोगे कि साहब ये तो हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है। इसका काल यदि देखा जाए तो जनरली एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 2350 BC से 2350 BC से, यानी बिफोर क्राइस्ट से 1750 BC, ये इसका समय है। नदी की बात करें तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी को और किन नामों से जाना जाते हैं वो अपन नदी वाले टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे। मृत नदी भी कहते हैं। सर्वप्रथम जानकारी जो देने वाला व्यक्ति था उसका नाम था LP टेसीटोरी। LP टेसीटोरी साहब ने कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। लेकिन इसको खोज में या इसकी खोज या प्रकाश में लाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष साहब जो थे, ए घोष के नाम से बहुत बार प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रखना ये अमलानंद घोष ही है। अच्छा, प्रकाश में लाने का कार्य अमलानंद घोष ने प्रकाश में लाने का जो कार्य है अमलानंद घोष ने किया और 1952 ईस्वी में किया। उत्खननकर्ता में आपको 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं,
जिसमें दो व्यक्तियों के नाम बड़े अच्छे हैं, बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर। एक तीसरा व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, एक्चुअली आरएसएस बोर्ड कुछ नामें अलग से ढूंढ कर लाता है। एमडी खरे। एमडी खरे साहब जो हैं, इन्होंने वैसे तो 1900, देखिए इसकी कुछ जगह कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है, एक्चुअली तो 1961-62 है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 69 डेट भी देखने को मिल जाएगी, 1961 से 69। नहीं मोनिका वर्मा जी, अभी इसका एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब की कोचिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ये जो चैनल है वो डॉक्टर साहब का ही चैनल है, उन्हीं के दिशा निर्देश में चल रहा है। एक्चुअली मेरी जो पोस्टिंग है वो जयपुर से बाहर है, इसलिए मैं कहीं और जगह से क्लासेज ले रहा था, तो ऐसी कोई भी बातें नहीं है और ना ही मैंने डॉक्टर साहब के चैनल को छोड़ा है। मैं अगर आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ या मैं बच्चों से लाइव जुड़ पा रहा हूँ, तो उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो डॉक्टर साहब है, ठीक है। और उन्हीं के दिशा निर्देशन में चैनल की शुरुआत हुई है। और मैं आप सबके लिए फिर, हालांकि मेरा वीडियो भी अभी आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, लेकिन मैं लाइव भी फिर भी बोल देता हूँ कि अगर राजस्थान में लोग मुझे जानने लगे तो सिर्फ एक शख्सियत, और वो भी डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के माध्यम से, वरना मुझे राजस्थान में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। जो मुझे मंच मिला वो डॉक्टर साहब की वजह से मिला, तो उनका मैं हमेशा आभारी रहता हूँ और उनके लिए तत्पर हर कार्य के लिए रहता हूँ। तो ये बात नहीं है कि मैंने उनके चैनल को छोड़ा, ये लोगों की कुछ भ्रांतियाँ हो सकती है और मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया। बहुत जल्दी मेरी क्लास वहाँ भी मिलेगी। वो अभी संगणक की एग्ज़ाम थी, तो आपको पता है सबको, उस एग्ज़ाम के दरमियान बहुत सारी बातें हुई। बातें ये हुई कि भाई जीके का कोर्स लगभग पूरे हो चुका था, कंप्यूटर का थोड़े बहुत टॉपिक बच रहे थे, तो वहाँ मैराथन चल रही थी, इकोनॉमिक्स की चल रही थी, तो कुल मिला के इस वजह से फिर मैंने वो कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब के यहाँ रेगुलर मेरी क्लासेस चलती रहेंगी। आगे देखिए। अच्छा, अपन टॉपिक पर आ जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता की अपन बात कर रहे थे, पूरी डिटेल में आज कालीबंगा को पढ़ेंगे। चाहे आप आरएएस की एग्ज़ाम दो, क्वेश्चन तो बाहर जाने देंगे नहीं। देखिए, इतिहास विषय है, बड़े अच्छे से पढ़ना है। जितना ज़्यादा इतिहास में अंदर जाओगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। इसका समय 2350 से 1750 है। एक नदी है घग्गर नदी, जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। और सर्वप्रथम जानकारी, मैं टीचर हूँ जी, एलपी टेसीटोरी ने दी। खोज अमलानंद घोष ने, जिनको ए घोष कहा जाता है। उत्खनन करता बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे साहब है। 1961 से 1962 के दरमियान जो है वो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप कहो तो आगे चलें। अगला आता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है ये किसके समकालीन है। कुछ फैक्ट हैं। कालीबंगा सभ्यता समकालीन, बात कालीबंगा की हो रही है, ध्यान रखना, किसके समकालीन है, इसका एक आंसर होगा। पहली बात आपको कमेंट करके बताना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। किसके समकालीन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। जब भारतीय इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा इसके समकालीन है। शाब्दिक जो अर्थ होता है कालीबंगा का, बंगा का शाब्दिक अर्थ चूड़िया होता है, तो काली चूड़िया इन्हें कहा जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। अगला पॉइंट आता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा के उपनाम क्या क्या है। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। कालीबंगा के उपनाम, एक्चुअली सभ्यताओं की मैं बात करूँ ना तो देखिए, मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूँ। अगर सभ्यताओं के बारे में जो कुछ बातें लिखी गई है ना, धाकड़ किशन जी वंदे मातरम, हाँ,
मैं आपको एक बात, सभ्यताओं के बारे में जो बातें लिखी हुई है ना, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसके द्वारा इनकी बहुत सारी चीज़ें खोजी गई, उनको पहचाना गया। लेकिन होता क्या है कि आज अगर मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक विनाश की स्थिति में है, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता है, आगे चलकर फिर पृथ्वी पर कोई मानव जन्म लेते हैं और वो कोई खनन यानी खोज करते हैं। जब वो खोज करते हैं तो उनको आज की जनरेशन में लोगों के पास क्या मिलेगा? हर किसी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल मिलेंगे, किसी के पास में टैब मिलेंगे, किसी के पास में क्या मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ें मिलेंगी। लोगों ने अनुमान लगाएंगे कि भाई कैसी सभ्यता रही मोबाइल युगीन, अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो। ठीक उस तरह यहाँ जब लोग रहे थे, उन लोगों की आपको पता है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, उसके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी हुई है कि बाढ़ आने के कारण नष्ट हुई। और इस दरमियान लोगों को बहुत सारी जो चीज़ें हैं जब पता चलती है उनके कार्यों के बारे में, और उनकी जब खुदाई होती है तो जब उनकी जानकारी मिलती है तो लोग केवल अनुमान लगाते हैं उन चीज़ों के बारे में कि ऐसा हुआ होगा। कालीबंगा के उपनाम की अपन चर्चा कर रहे थे, तो इसे एक तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से अगर किसी सभ्यता को जाना जाता है तो वो कालीबंगा सभ्यता है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है। हड़प्पा की तीसरी राजधानी, और आपको पता है हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहने वाले जो व्यक्ति थे, हड़प्पा की जो तीसरी राजधानी जिन व्यक्ति ने कही थी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार हैं। इन्होंने इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कही। क्लियर है? आगे अपन बात करते हैं कालीबंगा के उपनाम में, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन या निर्धन बस्ती भी कहते हैं। दीनहीन या निर्धन बस्ती के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे अपन बात करें, इसको प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कालीबंगा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया, एक तो कांस्य युगीन, एक हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा की तीसरी राजधानी, निर्धन और प्रसाधन सौंदर्य की बात अपन ने की। विशेषताओं की बात करें कि कालीबंगा की मुख्यतः कौन कौन सी विशेषता है, तो कालीबंगा की आप विशेषताओं की बात करोगे तो देखिए कुछ विशेषताएं हैं जो इसको कुछ अलग बनाती है। सौरभ वर्मा जी, राम राम जी। देखिए विशेषताओं की अपन चर्चा कर ले। विशेषताएं कालीबंगा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो जान लेते हैं। देखिए पहली विशेषता है कालीबंगा की कि ये जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। बहुत बार प्रश्न आ जाता है नगरीय सभ्यता। कुछ होती हैं जो ग्रामीण सभ्यताएं होती हैं, अपन पढ़ेंगे ग्रामीण भी कौन सी है। क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, निश्चिंत रहे। ये मात्र सत्तात्मक सत्ता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता। अब मुझे ये वर्ड बताइए कि मात्र सत्तात्मक होता क्या है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता इसको क्यों कहा गया? हाँ, 6 छेद वाली खोपड़ी वो अपन साक्ष्य में बात करेंगे। मुझे तो आप ये बताइए कि इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता क्यों कहा गया। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। अपन किसी की बात नहीं करेंगे कि क्यों करते हैं, लेकिन मात्र सत्तात्मक इसलिए कहा जाता है कि आपने इतिहास में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यानी सातकर्णी नाम का एक राजा था और उसकी माँ का नाम गौतमी था।
आज आप जनरेशन में देखो, एक लड़का और एक लड़की के नाम के पीछे पिता का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन जब सत्ता मात्र सत्तात्मक होती है तो लड़का या लड़की के नाम के साथ में उसकी माँ का नाम जोड़ा जाता है। और ये बात समझ में, तो इसलिए इस जो सभ्यता थी उसको मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा गया। क्लियर हो गया होगा। यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो एकल परिवार जो है उनके देखने को मिला कि एकल परिवार है। एकल परिवार आपको कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलेंगे। कौन से परिवार देखने को मिलेंगे? एकल परिवार देखने को मिलेंगे। कालीबंगा का नियोजन बड़ा अच्छा किया गया, तो इसको सुव्यवस्थित बसा नगर जो है, सुव्यवस्थित नगर नियोजन, सुव्यवस्थित नगर नियोजन की अगर आप बात करोगे, नगर नियोजन, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कालीबंगा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे अपन अगर बात करें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इसके साक्ष्य मिले हैं। कौन सी सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन साक्ष्य, समकालीन साक्ष्य यहां देखने को मिले हैं। कौन कौन से साक्ष्य हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, माँ के द्वारा मुखिया भामाशाह कार्ड जैसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, विशेषताओं में नगरीय सभ्यता है, ये मात्रात्मक सभ्यता रही है। एकल परिवार यहाँ देखने को मिले हैं। सुव्यवस्थित नगर नियोजन है। मैं बताऊंगा यहाँ एक पद्धति थी, जाल पद्धति, या उसी को कहते थे ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन साक्ष्य देखने को मिले। उपनाम देख लिए, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, जो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा दीनहीन या निर्धन बस्ती, और प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यताएं यहाँ मिली है। एक जगह से तो आपको पता है लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं, हालांकि वो सभ्यता वर्तमान भारत में नहीं है। चन्नू दड़ो, जिन भी नाम के पीछे दड़ो या दीजी मिल जाए वो लगभग पाकिस्तान में है, जैसे हड़प्पा, कोट दीजी, चन्नू दड़ो, ये सारी पाकिस्तान में है, और चन्नू दड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण भी मिले हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि कालीबंगा स्थल से प्राप्त साक्ष्य या अवशेष कौन कौन से हैं। हाँ सौरभ जी, क्लास रेगुलर रहेगी, निश्चिंत रहें। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य या ये कहे अवशेष, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य या अवशेष कौन कौन से हैं, तो देखिए बड़े अच्छे तरीके से अपन समझेंगे कौन कौन से अवशेष ऐसे हैं जो कालीबंगा से प्राप्त हैं, या ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। देखिए जी, अब आपके सारी जो जिज्ञासाएं हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ। एक तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पहली बात करें तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ये किसी एग्जाम में प्रश्न आया था कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। एक जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये भी कालीबंगा से ही मिले हैं जी। क्लियर है। आगे अपन बात करें जुते हुए खेत के अलावा और किसके प्रमाण मिले हैं, तो दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत जो है वो दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं। दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत, अगर अर्थ समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना। दुर्गों के साक्ष्य, कुल मिलाकर कहा जाता था कि इसमें जो राजा महाराजा या राज परिवार रहता था
वो तो सबके सब दुर्गों में रहते थे, लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग था उसमें प्रजा रहती थी, इसलिए वो अवर्गीकृत था या अदुर्गीकृत था। किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं, सुरक्षा दीवार मिली है। किलेबंदी के प्रमाण ये कहे सुरक्षा दीवार मिली है भाई, ठीक है। अब किलेबंदी के प्रमाण भी कह सकते हो, दोहरा परकोटा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दोहरा परकोटा। अगर प्रश्न आ जाए दोहरा परकोटा, दोहरा जो परकोटा है वो भी कहाँ देखने को मिला है? तो कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिला है। क्लियर है? यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। ईंटों की यदि जानकारी की मैं बात करूँ तो ईंटों की भी जानकारी मिली है, लेकिन सबसे पहले अपन लिखेंगे सड़कें। सड़कें जो है समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान का एक ऐसा जिला भी है जिसकी सड़कें समकोण पर काटती है, और वो जयपुर जिला है। इसलिए आप कह सकते हो कि राजस्थान का जयपुर जिला कालीबंगा सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। उत्खनन का कार्य 5 स्तर पर हुआ, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। क्या मिली है? हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं मिली है। हवन कुंड कह दो या आप कह दो अग्नि वेदिकाएं। हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं जो हैं, ये संख्या भी बहुत बार पूछ लेता है, और इनकी जो संख्या मिली है जी वो मिली है 7। कितनी मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड जिसको अपन कहते हैं वो मिले। एक बालक है जिसके सिर में 6 छिद्र मिले हैं। बालक के सिर में 6 छिद्र मिले हैं, 6 छिद्र। और इन 6 छिद्रों से कहा गया कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा में निपुण थे। शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपन कह सकते हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। अगर शल्य चिकित्सा के प्रमाण की बात करें तो आपको बताना है कि कहाँ मिले हैं, तो आप कहोगे कि कहाँ मिले हैं, तो आपको बताना है कालीबंगा में मिले हैं। एक सबसे अच्छी बात ये मिली है कि यहाँ अपन ने पढ़ा था कि एकल परिवार है, तो प्रत्येक घर से चूल्हे के प्रमाण भी मिले हैं। प्रत्येक घर से एक चूल्हा मिला है, क्योंकि परिवार अलग अलग होगा तो सीधी बात है या जाहिर सी बात है चूल्हा मिलना स्वाभाविक है। बेलनाकार मोहरे मिली है, यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिली है। और कहा गया कि ये जो मोहरे हैं ये मेसोपोटामिया की है। इसका मतलब कथन में अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से रहा या वहाँ से रहा, तो आप कह सकते हो साहब वो कालीबंगा सभ्यता है। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले, इसका मतलब यहाँ लोग चावल जानते थे। हाँ, उन्नत किस्म के चावल नहीं होते थे, लेकिन जले हुए चावल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। जले हुए चावल के साक्ष्य एक तो ये मिले हैं। प्रत्येक घर से चूल्हा मिला है, प्रत्येक घर से चूल्हा मिला है, प्रत्येक घर से चूल्हा मिला है। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। एक कुमार देवी की मूर्ति भी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? कुमार देवी की मूर्ति भी मिली हुई है। देवी की मूर्ति मिली हुई है। अच्छा, आगे अपन चर्चा करें तो कुमार देवी की मूर्तियों के अलावा
ऊंटों की अस्थियां, ये बड़ा ध्यान रखना है। ऊंटों की अस्थियां अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। अस्थियों के प्रमाण, ऊंटों की अस्थियों के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। एक बार प्रश्न आ गया था कि ऊंटों की अस्थियों के प्रमाण कहाँ देखने को मिले हैं। सवाधान की जो प्रक्रिया है, या अंतिम संस्कार कह दो, सवाधान की प्रक्रिया 3 प्रकार से की जाती थी। 3 प्रकार से शवों को दफनाया जाता था। पूर्ण दफन होता था, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। एक विशेष तौर पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ किसी प्रकार की जो मृण मूर्तियां हैं उनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। आ रही बात समझ में? जो सड़कें समकोण पर काटती है ना, इसको क्या कहते हैं? जो सड़कें समकोण पर काटती है, इसकी एक पद्धति होती है और उस पद्धति को कहा जाता है ग्रेड पद्धति, या इसी को कहा जाता है जाल पद्धति, या इसी को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पद्धति। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कहीं से भी बनकर आए, आपको तीनों चीज ध्यान रखनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्खनन का कार्य 5 स्तर पर हुआ, मैं यहां डाल देता हूं। उत्खनन का जो कार्य हुआ, उत्खनन का कार्य 5 स्तर पर हुआ। ये बहुत बार पूछ लेता है कि भाई उत्खनन कितने स्तर पर हुआ, तो 5 स्तर पर इसका उत्खनन हुआ। क्लियर हो गया होगा? कहीं कोई दिक्कत आई है क्या, बताइए? और तो कोई चीज अपन ने वैसे छोड़ी भी नहीं है। जल्दी बताइए भाई, अब बताइए कहीं कोई दिक्कत आई है क्या? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ग्रेड में अगर मोनिका जी ये टॉपिक है ना, तो 100% ये आपके काम की है। जो टॉपिक है, देखो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम में जिसमें टॉपिक है, अगर राजस्थान की सभ्यता दी हुई है तो वहाँ आपको ये पूरी चीज़ काम आएगी। एक मैं आपको बताने वाला हूँ, हालांकि कभी इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा नोट कर लेना। तो आप ये चीज़ नोट कर लेना 3 कि एक तो जो मकान है ना वो कच्ची ईंटों से बने हैं, लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों से है। मकान जो है वो कच्ची ईंटों से है। समाधान की एक तो आंशिक समाधान होता है, एक पूर्ण होता है, और ये एक दफनाना होता है, बरीड जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी कालीबंगा से रिलेटेड पूरे साक्ष्य मैंने लिख दिए, इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन होगा नहीं। एक कालीबंगा जो संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ में 1985-86 में उसकी स्थापना हुई। क्लियर है भाई? देखो क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो क्लास को आप शेयर कर देना। आपकी राजस्थान की जो इतिहास है वो टॉपिक यहाँ अपना चल रहा है। चले आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगली सभ्यता के बारे में अपन बात करेंगे बैराठ। बता देना जी 3 प्रक्रिया। बैराठ स्थल, अगली जो सभ्यता है उसका नाम आएगा बैराठ। बैराठ की सभ्यता की अपन बात करेंगे, ठीक है। बैराठ की सभ्यताओं में किन किन चीजों की बात करेंगे वो देखना। इतिहास को पढ़ने का थोड़ा तरीका अगर आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको इतिहास बड़े अच्छे से याद होगा। कहाँ है, नदी कौन सी है। थैंक यू मोनिका जी, क्लास डेफिनेटली रेगुलर ही रहेगी, मैंने पहले ही टाइम टेबल बता दिया था। अच्छा, प्राचीन नाम क्या है, समय क्या है, तो देखिए
पहला प्रश्न कहाँ है, दूसरा प्रश्न समय कौन सा है, तीसरा प्रश्न है नदी कौन सी है, चौथा प्रश्न है कि साहब इसके खोज किसने की, बैराट की। प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है बैराट का, ठीक है। और अन्य क्या है, अन्य या विशेष आप कह सकते हो। देखिए जी बात करते हैं अपन बैराट के बारे में। कहाँ है, तो अभी आपको जो जिला बताना है उसका नाम कोटपूतली बहरोड जिला बताना है वर्तमान में, कोटपूतली बहरोड। और मैंने पहले ही कहा था मैं अब नवीनतम तरीके से इसको पढ़ाने वाला हूँ। समय की यदि हम बात करें तो बैराट सभ्यता का समय 600 बीसी से 322 बीसी तक माना जाता है। तो क्या बताओगे आप, 600 बीसी से 322 बीसी तक, ठीक है, इसका समय काल माना जाता है। नदी कौन सी है, तो आपको पता है बाणगंगा है, बाण नदी। अच्छा, बाण माता मेवाड़ों की कुलदेवी है, और बाण नदी जो है वो, इसके अन्य नाम भी अगर आप लिखना चाहो तो बाण नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा भी इसको कहा जाता है। इसको ही रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। ये सारी बातें हालांकि नदियों वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। खोज की अलग अलग बातें आएंगी, तो खोज को अपन लिखेंगे। एक तो ये लोहयुगीन सभ्यता है, मुख्य बात तो ये ध्यान रखना कैसी सभ्यता है, तो आप इसको एक ये नोट कर लेना कि ये लोहयुगीन सभ्यता है। लोहयुगीन सभ्यताओं में बैराट की जो सभ्यता है उसका नाम काउंट होता है। प्राचीन नाम बैराट का विराटनगर था। विराटनगर जो है इसका प्राचीन नाम है, और बैराट से पाषाण काल से लेकर मुगलों तक की जानकारी देखने को मिलती है। पाषाण काल से लेकर मुगलों तक की जानकारी, मुगलों तक की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो बैराट नगर से मिलती है या बैराट सभ्यता से देखने को मिलती है। 1837 में एक शिलालेख मिला था, और उस शिलालेख का नाम था भाब्रू शिलालेख। 1837 की घटना है। 1837 में एक शिलालेख मिला। शिलालेख यानी जो ऐसा लेख जो पत्थर पर लिखा गया हो, और उस शिलालेख का नाम क्या था, 1837 में जो शिलालेख मिला उसका नाम था भाब्रू शिलालेख। मैं आपको पूरी डिटेल से भी ये चीजें बताने वाला हूं। ये जो भाब्रू शिलालेख है जिस पहाड़ी से मिला उस पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी कहां से मिला, तो आप कहोगे साहब बीजक की पहाड़ी से मिला। अच्छा, ये शिलालेख मिला किसको, किसको मिला, तो ये कैप्टन बर्ट को मिला था, कैप्टन बर्ट। अब बात को बड़ी ध्यान से सुनना। वह कुछ ऐसा था कि एक अंग्रेज अधिकारी था और उसका नाम था कैप्टन बर्ट। उसको अलवर विराटनगर यानी मत्स्य जो प्रदेश था लगभग उसकी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। किसी काम से कैप्टन बर्ट साहब जो है वो विराटनगर आते हैं, और जब ये विराटनगर आए तो उस दरमियान क्या हुआ, इनको पत्थर पर कुछ अंकित लिखा हुआ दिखा।
पत्थर पर जब चीज अंकित थी तो इनके पास जो सेल फोन का हो या कुछ भी, जिस समय जो था इनके पास, इन्होंने कोलकाता संपर्क किया और इन्होंने कहा कि मुझे यह पत्थर पर एक ऐसा लेख मिला है जिसको मैं तो पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ तो लिखा हुआ है। अंग्रेज रहते ही फिराक में थे कि भैया इनको कुछ मिल जाए। तो इस कैप्टन बर्ड से पूछा कि क्या मिला है, तो उसने बताया शिलालेख मिला है। उसने कहा नाम क्या है? तो ये कैप्टन बर्ड जिस समय ये बोल रहा था, ये गांव था भाबरू नाम का, आप कभी जानकारी कर लेना, भाबरू नाम का एक्चुअली गांव है। उस गांव से इसने कांटेक्ट किया था, तो उसने कहा भाबरू शिलालेख है। कहते हैं तभी से इस शिलालेख का नाम भाबरू शिलालेख पड़ा, क्योंकि पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव में आया और गांव में आकर इसने वहां कोलकाता संपर्क किया था। समझ में आ गए होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगर अपन आगे चलते हैं इसमें थोड़ा आगे चलिए। कुछ और बात और है। ये बात 1837 के बाद में, एक बात है 1872, 71 और 72 की। यहां एक और पहाड़ी है जिसका नाम है भीमसेन की पहाड़ी, और उस भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का एक शिलालेख खोजा गया। 1871-72 की एक घटना है। 1871-72 इसमें एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है कार्लाइन। कार्लाइन ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के द्वारा भीमसेन पहाड़ी से क्या खोजा गया? अभी मैंने बताया था 1871-72 में कार्लाइन ने भीमसेन की जो पहाड़ी थी यहां से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। अशोक का दूसरा शिलालेख। शिलालेख की खोज की किसने? तो कार्लाइल ने की। ये नाम आपको ध्यान रखना है। इस व्यक्ति ने भीमसेन नाम की पहाड़ी से 1871-72 में अशोक, जो कि मौर्य वंश का राजा था, उसका शिलालेख खोजा था। क्लियर हो गया होगा। 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, अगली घटना है 1936 की। 1936 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दयाराम साहनी, और ये दयाराम साहनी साहब ने बैराठ की खोज की। ऐसा नहीं है कि इससे पहले बैराठ था ही नहीं, बैराठ तो था। तो बैराठ तो था, लेकिन बैराठ स्थल को खोजने वाला व्यक्ति ये था। अपन बैराठ की खोज की बजाय अगर मैं बैराठ स्थल की खोज लिखूं तो और भी बेस्ट रहेगा। मैं कोष्ठक में लिख देता हूं ये स्थल था। इसकी खोज करने वाला दयाराम साहनी था। 1962 में दो व्यक्ति हुए जिन्होंने इसका उत्खनन किया। उस व्यक्ति का एक का नाम था नील रतन बनर्जी और दूसरे का नाम था कैलाश नाथ दीक्षित। तो उत्खननकर्ता की यदि अपन बात करें, उत्खननकर्ता की यदि मैं बात करूं तो देखें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं उत्खननकर्ता में। एक व्यक्ति है जिसका नाम है नील रतन बनर्जी, दूसरे का नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया? उत्खनन किया। आप कहोगे कि साहब उत्खनन तो किया,
आहड़ का दूसरा नाम जो है आघाटपुर है और आहड़ का स्थानीय नाम धूलकोट है। ठीक है। कब किया? तो आप कहोगे 1962 में किया। उत्खनन 1962 में किया। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा उत्खनन किया गया। क्लियर है? अच्छा, एक स्वर्ण मंजूषा कलश मिला था। स्वर्ण मंजूषा का कलश जो मिला है वो यहीं से मिला है। और स्वर्ण मंजूषा में है क्या? हरफुल जी बता दिया आपको। स्वर्ण मंजूषा में गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली है। क्या मिली है? गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली है स्वर्ण मंजूषा में। स्वर्ण मंजूषा कलश मैं लिख देता हूं, स्वर्ण मंजूषा कलश है क्या इस कलश में? तो आप कहोगे गौतम बुद्ध की अस्थियां है। क्या है? गौतम बुद्ध की अस्थियां इस कलश से मिली है। अच्छा, यहां खुदाई का काम करवाया था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड जो कि आमेर का या जयपुर का राजा हुआ था, उसने खुदाई का कार्य करवाया था। और उस खुदाई के दौरान गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली, जिसका एक कलश मिला जिसका नाम आप हरफुल जी, अभी मैं क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। अभी आहड़ सभ्यता पढ़ाने वाला हूं, आप थोड़ी देर देखें, क्योंकि प्राचीन नाम में आघाटपुरी नाम आएगा। ताम्रवर्ती नाम बाद में मिला है, धूलकोट नाम बाद में मिला है, लेकिन आघाटपुर जो नाम है या आघाटपुरा जो नाम है वो पहले दिया हुआ है। मैं बता दूंगा आपको। और एक केताजी खंगारोत नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने खुदाई की थी। खुदाई का काम अगर किसी ने किया तो कीताजी खंगारोत, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, आप सही कह रहे हो। आप जो सभ्यता है जिसकी आप बात कर रहे हो, आहड़ सभ्यता, एक्चुअली आहड़ उदयपुर में है। और इसका प्राचीन नाम की यदि आप बात करोगे तो सिर्फ आघाटपुर आएगा। स्थानीय नाम की बात करोगे तो स्थानीय नाम बाद में दिया गया, और स्थानीय जो नाम है वो स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया। तो आप निश्चिंत रहें, अब इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ताम्रवर्ती जो नाम दिया गया उसका उद्देश्य और कारण अलग था। क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी इन चीज़ों में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। आगे चलिए, आगे अपन बात करते हैं कि बैराट से, अरे नहीं, साइंस, देखो आपने जो कमेंट किया ना उसका नाम बता देता हूं मैं। आपने ये कमेंट किया सर ग्रेड सेकंड का फर्स्ट पेपर, तो मैं इस क्लास के फर्स्ट में बोल चुका था। मैंने इसलिए कहा कि अगर राजस्थान पार्ट जहां जिस किसी एग्जाम में लगता है, चाहे वो आरएएस की एग्जाम हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम हो, और चाहे ग्रेड सेकंड की हो, वो पूरा हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर पूरा पेपर करवा दो, तो देखो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि पूरा पेपर मैं, देखो आपसे सीधा कह दूं तो अच्छी बात रहे, पूरा पेपर नहीं करवा सकता। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान का पार्ट जहां लग रहा है ना, और जो जो टॉपिक लग रहे हैं वो सारे होंगे, चाहे वो कैसी भी हो, और इतने इजी भी होंगे कि अगर कोई एलडीसी की भी देने वाला है तो भी क्वेश्चन सफिशिएंट रहेगा, और आरएएस प्री देगा तो भी सफिशिएंट रहेगा। मेंस के लिए तो नहीं रहेगा, राइटिंग जरूरी है, लेकिन उसके लिए जरूर रहेगा। जानकारी, साक्ष्य और अवशेष, इनकी बात करेंगे। जानकारी, साक्ष्य, अवशेष, कि यहां से किन किन चीजों की जानकारी मिलती है, क्या क्या अवशेष मिलते हैं, और कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, इन तीनों के ऊपर अपन
चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है जी, आ जाओ। 2022-23 का जो सूर्यमल मिशन पुरस्कार है वो मैंने बता रखा है शायद किसी भी उसमें, वो आप देखना, एक आशावादी नाम से होगा, मधु आचार्य, उसको दिया हुआ है। हाँ भाई, आगे देखना। एक तो जानकारी मिलती है कि यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, एक बीजक की पहाड़ी है, एक भीम डूंगरी है, एक महादेव व गणेश डूंगरी है। जानकारी तो किसकी मिलती है? बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी है, एक भीमदेव डूंगरी है, भीमदेव डूंगरी है। ये प्रश्न बहुत बार आया है भाई। एक अपन बात करें महादेव ऑब्लिक गणेश डूंगरी। प्रश्न आ जाए ये सब की सब कहाँ है, तो आप कहोगे विराटनगर में, यानी बैराठ में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, भीम डूंगरी के पास भीमलत जलाशय है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये किसी एग्जाम में पूछा था। शंख लिपि के प्रमाण अगर कहीं देखने को मिले हैं तो कहाँ देखने को मिले हैं, तो आप कहोगे बैराठ में देखने को मिले हैं। आगे अपन बात करें, चैत्य गोल मंदिर मिले हैं, चैत्य और विहार दोनों ही मिले हैं, गोल मंदिर। चैत्य जो होता है वो मंदिर यानी पूजा उपासना करने का एक स्थान होता है, जबकि विहार जो है वो रहने का एक स्थान होता है। ठीक है, क्लास तो प्रॉपर आ रही है ना भैया आपको? एक बार कमेंट करके बताएं। ओके, अटक गई, अब चल गई होगी, देखना। इसको क्लोज करो ना, क्या आवाज कैसे आ रही है? हाँ, अब चल गई होगी भाई, देखना। नहीं, फिर अटक रही है। ओके, आगे अपन बात करें, यहां टकसाल मिली है। क्या मिली है? टकसाल। और टकसाल उसे कहते हैं जहां सिक्के ढाले जाते हो। टकसाल किसे कहते हैं? जहां सिक्के डाले जाते हो। और सिक्के ढालने की जो टकसाल मिली है, सिक्के ढालने की, वो उसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण अकबर ने। किसने करवाया? तो अकबर ने टकसाल का निर्माण करवाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहांगीर और शाहजहां ने यहाँ तांबे के सिक्के ढालने का काम किया था, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल, शंख लिपि जो है वो भीम डूंगरी से मिली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं, बीजक नहीं बताया, कहाँ बताया? मैं ये कह रहा था कि शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। मोनिका जी, मैंने बीजक नहीं बताया। शंख लिपि जो है वो भीम डूंगरी से ही मिली है। मैंने ये कहा था कि शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं और यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि कौन सी जगह से इसके प्रमाण मिले हैं। हाँ, आगे अपन बात करते हैं एक शिलालेख, और जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी कि भाब्रू शिलालेख क्या है, किसको मिला, तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। भाब्रू शिलालेख बैराठ से मिला है, पूरी चीज की जानकारी दे दी। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की। भाब्रू नाम का गांव था। अब जितनी नॉलेज थी, बेचारा वह उतना ही काम करेगा, ज्यादा काम तो करे भी कहां से। ठीक है, तो भाब्रू शिलालेख की यदि अपन बात करें, इसको अपन कलकत्ता
शिलालेख भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कलकत्ता शिलालेख, क्योंकि ये कलकत्ता में रखा हुआ है। खोज वगैरह किसने की, मैंने पहले लिखवा दिए, इसलिए 2 बार मैं नहीं लिखवाऊंगा। इसमें सम्राट अशोक और मौर्यकालीन जो शासक है उनकी जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक व मौर्यकालीन जानकारी। अगर कहीं से मिली है तो भाब्रू शिलालेख से मिली है। बौद्ध धर्म के, हाँ अभी भी वही है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न वो भी यहीं से देखने को मिले हैं। मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ऐसा क्यों किया था अशोक ने यहाँ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अच्छा त्रिरत्न का नाम कौन कौन से हैं तो आप लोग जानते ही हो, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं और इसकी जानकारी भी भाब्रू शिलालेख से मिली है। यहाँ से बौद्ध मठ, बौद्ध विहार की जानकारी भी मिली है। और किसकी जानकारी मिली है तो आप कह सकते हो बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप की जानकारी भी यहां से मिली है। क्लियर है? आगे देखिए, यहां ये जो बौद्ध मठ थे या बौद्ध विहार थे, इनको नष्ट करने का काम किया था किसने? नष्ट किसने किया था इनको? तो नष्ट करने का काम किया था एक हूण शासक था जिसका नाम था मिहिरकुल। हूण शासक मिहिरकुल के द्वारा इनको नष्ट किया गया। क्लियर हो गया होगा? आगे अपन बात करते हैं कि ये जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है। तो आप कहोगे एक चीनी यात्री जो था हेन सांग, उसकी पुस्तक है। एक चीनी यात्री यहाँ आया था और उसका नाम था वेन सांग, और यह हर्षवर्धन के समय यहाँ आया था, हर्षवर्धन के समय। और इसकी एक पुस्तक है वो वेन सांग की, उसका नाम है सीयू की। पुस्तक जो है उसका नाम है सीयू की। उस पुस्तक से ये सारी जानकारी मिलती है। उसने बैराट को एक नाम भी दिया और वो नाम है उसने बैराट को इस नाम दिया, ये नाम दिया प्रोलियोतोली। इस पुस्तक में उल्लेख है बैराट का नाम। ये जो नाम है आप कहोगे ये बैराट का नाम है। और किस में उल्लेख है तो ये पुस्तक है सीयू की, इसमें उल्लेख है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी? एक बार जल्दी से लिख लीजिए, कुछ पॉइंट और बचे हैं फिर अपन देखते हैं। अगली क्लास ज्योग्राफी की भी चलेगी, इसमें जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चले। वैसे आपको सबकी इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है नरेश सर के नाम से, वहां मिल जाएगी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। बैराट से बैराट स्थल से टोटल 36 मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है? 36। आ रही है बात समझ में? अच्छा, 36 मुद्राएं जो मिली है
उसमें 8 और 28 होगी 36। 8 जो मुद्राएं हैं इनको कहते हैं आहत या पंचमार्क सिक्के। बिल्कुल आर्थिक समीक्षा कुछ नहीं आई, सही कह रहे हो। हाँ, आज केवल बैराट ही पढ़ाएंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे भाई, बट बैराट तो पूरी कर दें। 8 जो मुद्राएं हैं इनको कहते हैं आहत या पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं। आहत सिक्के कह दो या पंचमार्क सिक्के कह दो, जो 8 मिले हैं। इनको आहत या पंचमार्क को राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा, सबसे प्राचीन अगर मुद्रा कोई है तो आहत या पंचमार्क सिक्के हैं। बात करते हैं 28 की। 28 जो है ये इंडो ग्रीक सिक्के हैं। कितने हैं? 28 इंडो ग्रीक सिक्के हैं, यानी उनको कह सकते हैं हिंद यूनानी सिक्के। हिंद यूनानी सिक्के। 28 इंडो ग्रीक सिक्के हैं। इनमें से 16 यूनानी सिक्के हैं जो सूती वस्त्र में लिपटे हुए हैं। 16 यूनानी सिक्के, और किस में लिपटे हुए हैं? सूती वस्त्र में। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, सूती वस्त्र यहां से भी मिला है। सूती वस्त्र में ये लिपटे हुए थे 16 यूनानी सिक्के। बिल्कुल। पशु परिचर का, हाँ, कला संस्कृति भी चलेगी। देखिए, और ये 16 जो यूनानी सिक्के हैं, इस पर राजा राजा जो मिनांडर थी उसकी फोटो अंकित थी 16 यूनानी सिक्कों पर। क्लियर है भाई? आगे अपन बात करें थोड़ी सी, और इसकी बात रही है, जितने भी, क्या कह रहे हो, टवर म्यूजिक सुन लो सर जी। पशु परिचर का बैच, ये लाइव क्लास पशु परिचर के लिए भी है भाई। अच्छा, गुप्त अभिलेखों में बैराठ को व्यापारिक नगरी कहा। जो गुप्त अभिलेख थे उसमें बैराठ का नाम, गुप्त अभिलेखों में अगर बैराठ का नाम पूछ ले तो आपको बताना है व्यापारिक नगरी। व्यापारिक नगरी कहा बैराठ को। और विराटनगर या बैराठ की जो राजधानी थी, विराटनगर की राजधानी जो इसकी थी उसका नाम क्या था? यानी विराटनगर किसकी राजधानी थी? सॉरी, माफी चाहूंगा, विराटनगर जो राजधानी थी ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी। ठीक है। और पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। हाँ भाई, आपके सामने हंसराज सर, ये रेट के लिए है, बिल्कुल रेट के लिए 100% उपयोगी है। रेट में टॉपिक भी है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, आज हमने जो क्लास ली है उसमें 2 सभ्यताएं पढ़ी है।
क्योंकि एक साथ पूरी सभ्यताएं पढ़ेंगे तो आपको भी याद नहीं होगी। ये शायद क्लास जो है वो लगभग 1 घंटे की है। 2 सभ्यताएं ऐसी है जो मैंने आपको भीमलत जलाशय भीम डूंगरी के पास में है, ठीक है। तो 2 सभ्यताएं मैंने आपको ऐसी पढ़ाई है कि जिसके कोई भी पॉइंट एग्जामिनेशन से बाहर जाने वाले हैं नहीं। आप अच्छे से क्लास को बार बार देखिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको साथ शेयर कीजिए, और अपनी क्लास जो है राजस्थान इतिहास की, कला संस्कृति की और ज्योग्राफी की, ये सारी क्लास रेगुलर रहने वाली है। अभी ललित सर आपके बीच में ज्योग्राफी की क्लास लेकर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 6 बजे आपको लाइव जुड़ना है, और जितनी भी दोस्त हैं उनके पास क्लास भी शेयर करनी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।